Law of conservation of mass states that during any physical or chemical change, the total mass of the product is equal to the total mass of the reactants. मीनिंग जब भी कोई केमिकल या फिजिकल प्रोसेस किया जाता है तो रिएक्टेंट्स का टोटल मास जितना होगा प्रोडक्ट्स का भी उतना ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आता है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है, क्योंकि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। ये लॉ वैलिड है सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस के लिए जो कि एटॉमिक लेवल्स पे होती हैं। एक टाइप की रिएक्शंस आती हैं, दीज आर द न्यूक्लियर रिएक्शंस, जिसके लिए ये लॉ वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इस टाइप की रिएक्शंस में रिएक्टेंट का जितना भी मास है, प्रोडक्ट का मास हमेशा ही रिएक्टेंट से कम होगा, कुछ ना कुछ मास का लॉस हो जाता है। यहाँ पे वर्क करती है आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो क्या कहती है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ पे E एनर्जी है, M मास है और C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। According to Einstein theory of relativity, energy and mass are interconvertible. तो न्यूक्लियर रिएक्शन में जितना भी प्रोडक्ट का मास कम होगा रिएक्टेंट में, मीन्स उतना ही मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, जिससे हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है जब न्यूक्लियर रिएक्शंस को कैरी आउट किया जाता है। तो यहाँ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की मॉडिफिकेशन हुई। ये मॉडिफिकेशन क्या कहती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी मीन्स मास नहीं बल्कि सम टोटल ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ द मास एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि मास एंड एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। थैंक यू।